जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़े थे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने स्टडी करने के साथ साथ किसी का भी ऑनलाइन हेल्प करके आप अपने पढ़ाई का जो खर्च है उसको उठा सकते हैं। अपना एक तरीके से आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। तो उस पहले हम लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। जो बहमनी साम्राज्य है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले आज शुरू करते हैं बहमनी साम्राज्य। इसमें देखते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी काम हम लोग उसके बाद देखेंगे। देखिए, बहमनी साम्राज्य जो है और विजयनगर साम्राज्य है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैप सामने में जो मैप है ये ऊपर में आप देखेंगे साउथ का क्षेत्र है। यहाँ पे अगर आपको मार्कर हाईलाइट हो रहा होगा तो ये बहमनी साम्राज्य है। सॉरी, ये थोड़ा सा सही से करते नहीं बन रहा, बाकी आपको दिख गया होगा। और यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों एक दूसरे के समकालीन है और दोनों में एक दूसरे के लिए लगातार संघर्ष चलता रहता है। देखिए यहाँ पे बीच में देखिए, ये मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, ये रायचूर द्वाब है। रायचूर द्वाब यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो कई बार हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न आ जाए। ठीक है, देखिए ये जो है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये नदी बना हुआ है। ठीक है, ये जो है ये नदी कृष्णा नदी है। ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे करके जो नदी गया हुआ है, मार्क नहीं हो पाया है, ये देखिए ये जो नदी है ये तुंगभद्रा है। तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में, ठीक है, बीच में ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को रायचूर दोआब कहा जाता है। ठीक है, तो जो रायचूर दोआब है उसके लिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में लगातार संघर्ष चलता रहता है। तो इसमें जो रायचूर जो दोआब है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे और देखते हैं। इसको मैप तो देख लिए, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, बहमनी साम्राज्य का जो उदय होता है, एक तरीके से उसका स्टार्टिंग होता है वो जब हम लोग इससे पहले भी हम लोग जो दिल्ली सल्तनत जो हम लोग पढ़े हैं उसमें भी आप लोग देखेंगे कि लगातार जो ये जो तुगलक जो समय है, तुगलक का जो समय है, तुगलक काल जो है, उस समय पूरा लगभग दिल्ली से लेकर के धीरे धीरे करके जो दिल्ली सल्तनत है वो साउथ की ओर भी आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो उस समय जो तुगलक वंश है वहां से अ, उनका जो साम्राज्य है बढ़ते हुए बहमनी साम्राज्य यानी कि कर्नाटक तक का जो क्षेत्र है लगभग वहां तक का पूरा क्षेत्र फैल जाता है। तो बहमनी साम्राज्य जो है वो भी उन्हीं के अंदर रहता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लगातार जो दिल्ली सल्तनत है उसका लास्ट जो एंडिंग आने लगता है, धीरे धीरे वो क्या है बिखरने लगता है। हाँ, धीरे धीरे करके जो उनके शासक है वो भी कमजोर पड़ने लगते हैं। इस तरीके से फिर एक दूसरे में विवाद की स्थिति में क्या होता है कि जो बहमनी साम्राज्य है वो अपने आप में एक तरीके से धीरे धीरे करके स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो बहमनी जो साम्राज्य जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ये इस तरीके से दिल्ली सल्तनत जो है वो कमजोर होने के बाद से ये अपना एक अलग साम्राज्य बनाता है। अलग साम्राज्य बनाने के बाद से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट बातें अब शुरू होगी यहाँ से कि जो सबसे पहला जो बहमनी साम्राज्य है, ठीक है, उसको बनाने वाला या संस्थापक जिसको कहते हैं हम लोग, ये है बहमन शाह। ठीक है, बहमन शाह है और इसका जो है बहमनी साम्राज्य को अगर हम लोग देखते हैं
तो वो 1347 से लेकर के 1527 ईस्वी तक चलता है। बहमन शाह जो है ये सबसे पहला संस्थापक है और बहमनी साम्राज्य का पहला शासक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका जो समय काल है 1347 ईस्वी से लेकर के 1358 ईस्वी तक का होता है। बहमन शाह जो है ये बहमनी साम्राज्य का संस्थापक है और इसकी स्थापना, पहला पॉइंट इसमें याद रखेंगे, इसका जो स्थापना है बहमन शाह के द्वारा 1347 ईस्वी में किया गया है। यहाँ से प्रश्न बनता है, हम लोग प्रश्न को भी हम लोग इसमें धीरे धीरे करके रिव्यू करते जाएंगे, बीच बीच में हम लोग प्रश्न भी देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से प्रश्न बना है, कौन से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बस आप लगातार धैर्य बना करके फोकस के साथ समझते चलिए आगे। तो हम लोग अभी ये जो स्लाइड है अपना पहला, इसमें हम लोग बहमन शाह के बारे में याद रखेंगे। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक है, इसकी स्थापना कब करता है 1347 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखिए जो बहमन शाह है इसका 3 नाम है। ठीक है, तीनों नामों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से पूछा गया प्रश्न है। देखिए पहला है जफर खां, ठीक है, दूसरा है हसन गंगू, तीसरा है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो ये जो तीनों नाम जो है ना, ये बहमन शाह या जफर खां या हसन गंगू बोले इसी का नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरे अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना, ये जो बहमनी साम्राज्य है इसकी स्थापना करने के बाद से ये लोग अपना नाम चेंज करते हैं, उपाधि चेंज करते हैं, तो उसी तरीके से फिर लास्ट में ये अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से फिर अपने आप को एक तरीके से उपाधि देता है। ठीक है, तो हम लोग कुल मिलाकर के बात ये है कि हम लोगों को तीनों इसका नाम याद रखना है, जफर खां, हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसका समय काल हम लोग देख लिए 1347 से लेकर के 1358। देखिए ये अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाता है। ठीक है, गुलबर्गा, और इसका नाम जो है, इसका नाम चेंज करके हसानाबाद या फिर हसानाबाद के नाम से या अहमदाबाद भी कहीं कहीं मिलता है। तो अभी खास करके हम लोग ज्यादातर इसको गुलबर्गा के नाम से जानेंगे। जो अपनी राजधानी है वो गुलबर्गा को बनाता है या फिर हसानाबाद। ठीक है, इसी का नाम है, गुलबर्गा का ही नाम है। ठीक है, गुलबर्गा कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए मैप में, मैप यहाँ पे चारों तरफ आपका मैप और चित्र सब दिखेगा। ठीक है, सब पे फोकस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये जो है ना, ये जितना भी चित्र वगैरह रहता है इसमें, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा याद रखने में। ठीक है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो अच्छे से आपको याद हो, इसलिए मैं ये सारी चीजें इतना कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और बेहतर हो, आपको बेहतर तरीके से याद रहे। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहला बहमन शाह, जो बहमनी साम्राज्य जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में जो संस्थापक है बहमन शाह है। बहमन शाह बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में करता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, बहमन शाह के 3 नाम है, जफर खां, हसन गंगू और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, ये हो गया। चौथा पॉइंट इस स्लाइड का हो गया, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाता है या फिर हसानाबाद। ठीक है, उसी का नाम आगे चल करके हसानाबाद है। तो ये हो गया अपना इतना सारी चीजें इसमें बहमन शाह के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे और देखते हैं दाबुल। ठीक है, ये अभी प्रश्न नहीं बना है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये प्रश्न अगर आने वाले समय में बहमनी साम्राज्य से कोई भी एग्जामिनर यदि एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनाने को सोचता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है। दाबुल पर, जो बहमन शाह है वो दाबुल पर अधिकार करता है, और दाबुल का जो क्षेत्र है ना, ये बहमनी साम्राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, पुराना जो प्राचीन में ये उन लोगों का एक बंदरगाह था। ठीक है, तो जो बहमनी साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, बंदरगाह कौन सा था या फिर उसका नाम क्या था, तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। इसके लिए आप याद रखेंगे दाबुल। ठीक है, ये कहाँ पे है, पश्चिमी क्षेत्र में, समुद्री तट पे। ठीक है,
याद रखेंगे, अलाउद्दीन हसन ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई और उसने राज्य में जजिया की वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अब हम लोग हसन गंगू के बारे में या फिर बहमन शाह के बारे में या फिर जफर खां के बारे में कितना पॉइंट सीक्वेंस में हम लोग याद रख सकते हैं, एक बार फिर से देखेंगे। देखिए, पढ़ाने का मेरे हिसाब से ये तरीका अच्छा लगता है मुझे कि माइंड जो है ना वो एकदम सीक्वेंस वाइज चलना चाहिए, ठीक है? नहीं तो आप बीच-बीच में क्या है भूल जाओगे या कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए मैं आपको बार-बार उसको रिवाइज करके एक सीक्वेंस के साथ लेकर के चल रहा हूँ, ताकि आपको उस सीक्वेंस से याद रहे, ठीक है? वरना माइंड में हम लोग कुछ भी ऐसे भरते रहेंगे तो वो याद नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए मैं मेरा यही कोशिश है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ऐसा या आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और भी सुधार करना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? देखिए एक बार तुरंत फटाफट हम लोग फिर से इसको रिवाइज करते हैं सीक्वेंस में। बहमनी साम्राज्य, ठीक है? बहमनी साम्राज्य का सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे कि बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक है कौन है? बहमन शाह, ठीक है? या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है? पहला। दूसरा, इसकी स्थापना कब करता है बहमन शाह? 1347 ईस्वी में। तीसरा, जफर खां, उसका जो नाम है, 3 नाम है, जफर खां, हसन गंगू और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है? चौथा पॉइंट, ये गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाता है। पांचवा पॉइंट, दाबुल पर अधिकार करके वो अपना महत्वपूर्ण पोर्ट बनाता है, यानी कि बंदरगाह बनाता है, ठीक है? उसके बाद से लास्ट पॉइंट बहमन शाह के बारे में, हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाता है। जो जजिया कर जो है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो जजिया कर जो है वो गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था, यानी कि जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनके ऊपर वो कर लगाया जाता था, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो बहमन शाह है ये उनके लिए ये जजिया कर जो है उसका वसूली समाप्त कर देता है, उस पर प्रतिबंध लगा देता है। तो इसके बारे में इतना पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न बनता है इसमें। देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? एनटीपीसी 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? तो आपको ध्यान रहेगा ना। देखिए यहाँ पे हसन गंगू के नाम से आया है, ठीक है? तो हसन गंगू इस तरीके से उसका तीनों नाम को आपको याद रखना है। देखिए एक और प्रश्न है यहाँ पे, हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? कौन सा उपाधि धारण किया था? हम लोग लास्ट में देखे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है? मोहम्मद बिन अ, मतलब मैं तो बता ही दिया ना। तो अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर हसन नहीं दिया है तो भी चलेगा, बाकी तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। देखिए इसमें ऑप्शन, ये मोहम्मद बिन बहमन शाह, हसन बिन बहमन शाह, फिर फिरोजा बहमन शाह। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट लेकिन हो रहा है ना। केवल अलाउद्दीन ही ऐसा है जो कि ये नाम बस एक कंफर्म हो रहा है, बाकी सब में सेम दिया हुआ है। तो अगर आप अगर नाम में अगर कंफ्यूज हुए है ना, तो उसके बाद से फिर मुश्किल हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, तो यहाँ पे क्या दिया है? अलाउद्दीन बहमन शाह केवल दिया हुआ है, लेकिन अलाउद्दीन तो कम से कम दिया हुआ है ना उसमें। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो उसको थोड़ा सा कंफर्म रखेंगे, करेक्ट याद रखेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं अब। देखिए इनके बीच में बहुत सारे शासक आते हैं, ठीक है? बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे अलग हर एक, बल्कि हम लोग जितना भी साम्राज्य वंश जो पढ़ते हैं उनके बीच में बहुत सारे शासक आते हैं। जो शासक एक तरीके से उनका कोई उस तरीके से महत्व नहीं होता है, उस तरीके से कोई इम्पोर्टेंट कार्य नहीं होता है, या फिर कुछ समय के लिए आते हैं, तो उनको मैं सीक्वेंस में लेकर के नहीं चल सकता। हम लोग पढ़ने वाले बंदे लोग को पता है कि हम लोग कितना परेशान रहते हैं, ठीक है? कि जो जो जितने भी साम्राज्य के जो शासक हैं उनके शासक का इतना सीक्वेंस है, इतना सारा मतलब उनका नाम है कि हम लोग उसी में फंसे रहते हैं। तो ये काम नहीं करना है। जो जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको बल्कि 10 बार ज्यादा पढ़ लेना है, ठीक है? लेकिन सीमित तरीके से पढ़ना है।
चलिए अगला हम लोग शासक यहाँ पे देखते हैं मोहम्मद शाह प्रथम। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम, इसका समय काल रहेगा 1358 से लेकर के 1375 ईस्वी। ठीक है, ये जस्ट उसका अगला ही शासक है। अब यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए मैप में देखिए यहाँ पे भी ये मैं आपको बताया था रायचूर दोआब, यहाँ पे और स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो इसी को उस समय बड़े मैप में देख रहे थे, यहाँ देख रहे थे इस मैप में। ठीक है, तो ये कर्नाटक का ये भी क्षेत्र है, और यहाँ से देखिए ऐसे ये कृष्णा नदी निकल रहा है, इधर से तुंगभद्रा नदी निकल रहा है। ठीक है, और इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको हम लोग रायचूर द्वाब बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रायचूर द्वाब जो है ना, ये हो सकता है कि थोड़ा सा एग्जामिनर के फोकस में चला जाए, है ना। चलिए देखते हैं इसमें मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। इसी के काल में क्या होता है, सबसे पहले बारूद का यहाँ पे प्रयोग होता है। ठीक है, और जिसमें कि एक तरीके से बारूद का जो प्रयोग यहाँ पे होता है बाबर के समय में भी हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट बार जब होता है तो यहाँ पे एक तरीके से हम लोग इसको मान सकते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र में पहली बार हुआ होता है। ठीक है, और उत्तरी क्षेत्र में पहली बार किसमें हुआ, बाबर के थ्रू हुआ। और यहाँ पे फिर दक्षिणी क्षेत्र में एक तरीके से रक्षा को लेकर के एक नई क्रांति यहाँ से शुरुआत होता है उसका। देखिए रायचूर द्वाब जो है मोहम्मद शाह प्रथम, यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बन सकता है हम लोग एक बार कल्पना करेंगे। रायचूर द्वाब जो है, रायचूर द्वाब पर अधिकार के लिए बुक्का प्रथम से, ठीक है, 1368 ईस्वी में अदोनी का युद्ध होता है। बुक्का प्रथम विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, हरियर और बुक्का के बारे में हम लोग जस्ट इससे पिछला वीडियो में पढ़े हैं, इसीलिए हम लोग देखिए आप जो भी आप लोग अगर पहला इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देखते आइएगा, तभी सीक्वेंस में आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है जो मोहम्मद शाह प्रथम है, इसके इससे रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न आ सकता है। देखिए रायचूर द्वाब किन दो शासकों के रायचूर द्वाब के लिए किन दो शासकों के बीच में युद्ध हुआ था, पहला प्रश्न इस तरीके से बन सकता है। दूसरा, बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत कौन से शासक ने बारूद का प्रयोग किया था। ठीक है, तीसरा प्रश्न बन सकता है कि बारूद का प्रयोग किस युद्ध के लिए किया गया था। ठीक है, देखिए आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अदोनी का युद्ध। अदोनी का युद्ध किसके लिए किया गया था, अदोनी का युद्ध किससे संबंधित है, रायचूर द्वाब से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर कल्पना कर करके अगर आप तैयारी करेंगे पढ़ेंगे ना, तो काफी अच्छे से तैयारी होता है, याद होता है। प्लस एक तरीके से ये सारे डायरेक्शन से सोचना जरूरी भी है ना? ताकि आपको ज्यादा अच्छे से याद रहे, अच्छे से आप समझ पाए, एग्जामिनर का माइंडसेट भी आप समझ सके। तो हम लोगों ने यहाँ पे इतना सारा जो प्रश्न बनाया, हो सकता है आगे चल करके कभी भी एग्जामिनर का अगर ध्यान बहमनी साम्राज्य में जाता है तो हो सकता है यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बने। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में क्या क्या याद रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रायचूर द्वाब जो है ना, रायचूर द्वाब को जीतने के लिए मोहम्मद शाह प्रथम जो है वो बुक्का प्रथम से युद्ध करने जाता है। ठीक है, और उसी युद्ध में वो बारूद का प्रयोग करता है, उसको हराता भी है और रायचूर द्वाब पे कब्जा कर लेता है। तो ये जो युद्ध है, इस युद्ध को अदोनी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले ये बुक्का प्रथम के विरुद्ध, ठीक है, अदोनी के युद्ध में बारूद का प्रयोग करता है। रायचूर द्वाब के लिए ये बुक्का प्रथम से युद्ध करता है। ठीक है, रायचूर द्वाब पे अधिकार कर लिया था। एक ही चीजें मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग तरीके से प्रश्न भी बनने का यहाँ पे स्कोप दिख रहा है, तो इसके बारे में इतना सारा चीजें याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में ही देखिए, इसका और एक बहुत बड़ा योगदान था प्रशासनिक व्यवस्था।
बहमनी साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था था ना, उसको बेहतर बनाने के लिए या बनाने में ये काफ़ी योगदान निभाता है। तो ये जस्ट ये अगला ही शासक है बहमनी साम्राज्य का। तो इसके लिए ये चीज़ें याद रखना है कि ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था पे हाँ, बहुत बेहतर काम करता है, प्रशासन को सुधारता है। उसके बाद आगे देखिए इसमें, ये जितना भी सार्वजनिक यहाँ पे ये मद्य गृह बंद, ठीक है, शराब दुकान जो है उनको बंद करवाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गया है। तो शराब दुकान को यहाँ पे बंद करवाता है, ठीक है। कठोर तरीके से प्रबंधन करता है, जितना भी अनुशासनहीनता वाला काम होता है सब पे कंट्रोल करता है। उसके अलावा प्रबंधन के हिसाब से, ठीक है, प्रांतों को भी अलग अलग तरीके से बांट देता है उसको, ठीक है, मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये काफी अच्छा सिस्टम था उसका। देखिए, गुलबर्गा, दौलताबाद और बरार और बीदर, ठीक है, ये चार प्रांतों में, मतलब चार प्रांत अलग अलग करके बनाता है, उसको विभाजित करता है, ठीक है। और वहां पे एक एक प्रांत का अध्यक्ष को वहां पे नियुक्त करता है, प्लस उनको सेना रखने के लिए अनिवार्य भी करता है। तो इसके साथ जो मोहम्मद शाह प्रथम है, इसके लिए आप ये भी याद रखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार करने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। और ये प्रशासन की दृष्टि से जो बहमनी साम्राज्य है उसको चार भागों में विभाजित करता है, चार प्रांतों में विभाजित करता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर, ठीक है। तो मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में हम लोग इतने सारे बातें याद रखेंगे। आगे देखते हैं, ताजुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, ये 1397 से लेकर के 1422 ईस्वी तक का इसका शासनकाल रहता है, ठीक है। इसके बीच में शासक लोग आते हैं, देखिए 1375 हो गया और यहाँ पे 1397 हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में बहुत सारे शासक हैं, इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैं उनको हटा दिया हूँ। बेकार में बहुत ज्यादा एक तरीके से सिर चकराने वाला काम होता है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। इतना अगर हम लोग याद रख ली तो बहुत याद रख लिए, फिर हम लोग बहुत अच्छे से एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे उसके बाद से ताजुद्दीन फिरोज शाह, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बारे में देखिए, सबसे पहले फिरोज शाह जो है वो केरला के शासक जो नरसिंह नरसिंह राय होता है उससे युद्ध करता है और बरार प्रांत को जीतता है, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ से ये हम लोग को याद रखना है, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि जो ताजुद्दीन फिरोज शाह बरार प्रांत किससे जीतता है, ठीक है। या फिर जो अ, ताजुद्दीन और नरसिंह राय के बीच में युद्ध किस प्रांत के लिए हुआ था। तो इस तरीके से अगर प्रश्न बनता है तो आपको याद रखना है बरार प्रांत के लिए। बरार कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये है बरार क्षेत्र, ठीक है। मैप, चित्र, ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस रखिएगा, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, अच्छे से याद भी होता है, ठीक है। फिरोज शाह, ये ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम को हम लोग यहाँ पे कृष्ण देव राय, जो हम लोग का ये जो चैप्टर है पूरा विजयनगर साम्राज्य सीक्वेंस में चल रहा है, जो सॉरी पैरेलल चल रहा है, एक दूसरे का समकालीन चल रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिरोज शाह के बारे में यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो देवराय प्रथम है, देवराय प्रथम से ये 2 बार युद्ध भी करता है, ठीक है। ताजुद्दीन फिरोज शाह 2 बार उससे युद्ध करता है, दोनों बार देवराय प्रथम को हरा देता है, पराजित कर देता है उसको, और उसकी पुत्री से विवाह भी करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको, ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। इसके बारे में हम लोग और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें पहले देखते हैं, उसके बाद से इसको एक बार और हम लोग सीक्वेंस में रिवाइज कर लेंगे। देखिए, ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है वो भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की भी स्थापना करता है। देख रहे हैं आप, खुद सोचिए, देखिए हम लोग किसी को अगर कोई भी चैप्टर के अंतर्गत किसी चैप्टर को छोड़ रहे हैं, ठीक है, या किसी पॉइंट को, टॉपिक को छोड़ रहे हैं, तो क्यों छोड़ रहे हैं,
उसके पीछे 2 रीज़न को आपको ध्यान रखना होता है। पहला कि उस चैप्टर में ऐसे कौन-कौन से शासक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं पढ़ने में, ठीक है? आप देखेंगे कि जो मैं बीच का जो शासकों को हटाया, एग्ज़ामिनर यहाँ से 1 प्रश्न लेगा केवल, मुश्किल से 1 प्रश्न, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं लेगा क्योंकि इतिहास में बहुत सारे चैप्टर हैं। तो उन लोगों को वो क्यों लेने जाएगा जो दिख भी नहीं रहे सामने में, ठीक है? मतलब समझ रहे हैं आप इस बात को, है ना? और वहीं पे आप जो एग्ज़ामिनर हैं, यदि आप ही एग्ज़ामिनर हैं, तो आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उस वो अगर टॉपिक आपको प्रभावित कर रहा है, तो आप उस पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। आप चाहेंगे भी कि कम से कम जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, वो लोग एग्ज़ाम को तैयारी इस तरीके से करें कि जो कम से कम जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है, उनको तो कम से कम ध्यान है कि नहीं, उतने को तो चेक करने के लिए अ, सोचेंगे वो लोग भी, है ना? तो देखिए ताजुद्दीन फिरोज़ शाह के बारे में भीमा नदी के तट पे फिरोज़ाबाद, ठीक है? देवराय प्रथम यहाँ पे हम लोग देखे उसको भी 2 बार पराजित किया। कला प्रेमी लेखक भी है, ठीक है? मैं टेक्निक भी मतलब बता रहा हूँ इसमें साथ में कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को पढ़ेंगे, याद रखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सोचना है। अब यहाँ पे इतने मेन-मेन शासक दिख रहे हैं हम लोगों को, तो बाकी लोगों को हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बल्कि इसी को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो भीमा नदी के तट पे फिरोज़ाबाद की स्थापना करता है, यहाँ पे चित्र वगैरह याद रखने के लिए मैं यहाँ जोड़ दिया हूँ, थोड़ा-सा देख कर के याद रखेंगे। जो फिरोज़ शाह है ये कला प्रेमी भी था, लेखक भी था, ठीक है? इसको देखिए अरबी, फ़ारसी, तुर्की, तेलुगु, मराठी, मलयालम भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। देख रहे हैं इतना सारा लैंग्वेज इन लोगों को याद था। लैंग्वेज जो सीखना बहुत अच्छा लगता है। देखिए आगे इसके बारे में जो फिरोज़ शाह है ये खगोलिकी को भी प्रोत्साहन देता है। ठीक है? खगोलिकी का भी मतलब इस समय इस जो इनका समय है उस समय उसके लिए उसका इम्पोर्टेंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी एक तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बन सकता है कि बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत किस शासक ने खगोलिकी को भी प्रोत्साहन दिया था? ठीक है? या फिर यहाँ पे देखिए दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवाता है। ठीक है? तो ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है? अब फिरोज़ शाह के बारे में हम लोग थोड़ा-सा सीक्वेंस वाइज़ याद कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहले फिरोज़ शाह जो है वो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये नरसिंह राय से युद्ध करके उसको हरा करके बरार प्रांत जीत लेता है, पहला। दूसरा, देवराय प्रथम को 2 बार युद्ध में पराजित करता है और उसकी पुत्री से विवाह करता है। कौन? ताजुद्दीन फिरोज़ शाह। ठीक है? इसका नाम याद रखेंगे। ताजुद्दीन फिरोज़ शाह। उसके बाद से देखिए तीसरा पॉइंट इसमें भीमा नदी के तट पे फिरोज़ाबाद की स्थापना करता है। तीसरा पॉइंट हो गया ये। चौथा पॉइंट, ये कला प्रेमी और लेखक भी है जिसमें भाषा वगैरह ज़रूरी नहीं है लेकिन इतना हम लोग को याद रहेगा ना कि कला प्रेमी भी है, लेखक भी है। पाँचवाँ इसमें पॉइंट हम लोग याद रख सकते हैं खगोलिकी। खगोलिकी को ये प्रोत्साहन देता है प्लस वेधशाला का भी दौलताबाद में वेधशाला भी ये निर्माण करवाता है। तो इतना पॉइंट ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में याद रखेंगे। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, ठीक है? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या-क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसका समय काल जो है 1422 से लेकर के 1436 ईस्वी तक रहता है। देखिए इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये गुलबर्गा को जो राजधानी है उसको ये हटा करके ये बीदर में अपना राजधानी स्थापित करता है। बीदर यहाँ पे है ये सब के बीच में, ठीक है? अ, दिख रहा होगा आपको मैप, मैप में देखेंगे, ठीक है ना? ये वाला जो क्षेत्र है गुलबर्गा में आपको दिखाया है, इसी क्षेत्र में रहता है। कर्नाटक वाला जो एरिया हम लोग देखे थे, ठीक है ना? चलिए देखते हैं अब यहाँ पे। और इसका बाद में इसका नया नाम फिर मुहम्मदाबाद हो जाता है। तो यहाँ पे इसका शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के बारे में सबसे पहला पॉइंट, गुलबर्गा से अपनी राजधानी को हटा करके बीदर में स्थापित करता है, पहला। इसमें फिर देखेंगे हम लोग शिहाबुद्दीन अहमद को
अन्य जो यहाँ पे ये अन्य नाम जो है इसका अहमद शाह वली और संत अहमद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आ गया है, बन गया है प्रश्न यहाँ से। शिहाबुद्दीन अहमद शाह को, ठीक है, अहमद शाह वली या फिर संत अहमद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण के प्रसिद्ध संत हजरत गेसु दराज से ये घनिष्ठ संबंध था इनका। तो इस तरीके से इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। धार्मिक धार्मिक और न्याय जो ये सब जो सिद्धांत है उस पे ये चलते थे। तो इस तरीके से इनको एक अच्छा शासक भी माना जाता था। तो इसलिए इनका नाम क्या रखे हैं, एक तरीके से उपाधि भी कह सकते हैं हम लोग, अहमद शाह वली या संत अहमद, ठीक है। जो ये गेसु दराज थे, इन्होंने उर्दू में ये एक पुस्तक भी लिखा है, मिराज उल आशिकीन, ठीक है। अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो शासन काल है ये धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। अब हम लोग शिहाबुद्दीन अहमद शाह के बारे में क्या क्या बातें याद रख सकते हैं। पहला, गुलबर्गा जो कि राजधानी है उसको हटा करके वो बीदर पे स्थापित करता है। बाद में उसका नया नाम क्या हो जाता है मोहम्मदाबाद। उसके बाद से जो शिहाबुद्दीन अहमद शाह है उसके लिए दूसरा पॉइंट हम लोग को याद रखना होगा कि अहमद शाह वली या फिर संत अहमद के नाम से उसको जाना जाता था। और लास्ट में उसको ये याद रख सकते हैं कि एक तरीके से धार्मिक और न्याय के लिए प्रसिद्ध था वो, मतलब एक अच्छा शासक था, ठीक है। तो इसके बारे में इतना चीजें याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें प्रश्न देखिए पूछा गया था, अहमद शाह ने गुलबर्गा के पश्चात किसे अपनी राजधानी बनाया। एनडीए 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए इतिहास में अहमद शाह वली या संत अहमद का उल्लेख किस शासक के लिए मिलता है, देख रहे हैं। और यहाँ से दो बार प्रश्न बना हुआ है यूपी पीसीएस में 2015 और 2018 में। तो प्रश्न इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करके याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला शासक के बारे में। यहाँ पे मोहम्मद तृतीय, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, मोहम्मद मोहम्मद शाह सॉरी मोहम्मद तृतीय, ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये जो शासक है मैं इसको क्यों रखा हूँ यहाँ पे, इसका शासन काल जो है 1463 से लेकर के 1482 तक का है। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जो यहाँ पे जो मोहम्मद तृतीय जो है इसका कुछ खास महत्व नहीं है। लेकिन मैं इस शासक को इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये जो शासक है इसका सेनापति जो रहता है वो उसका काफी बहमनी साम्राज्य में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो मोहम्मद तृतीय जो है इसकी आयु जो है 9 वर्ष की रहती है, ठीक है। इसकी मृत्यु इसका जो पिता है उसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद से अब कोई शासक अभी बचा नहीं है। तो उस समय क्या तत्कालीन जो व्यवस्था होता है, तो तत्कालीन व्यवस्था के अंतर्गत इसको क्या किए, 9 वर्ष की आयु में ही इसको शासक बना दिए, ठीक है। ये राजा बन गया। तो 9 वर्ष की आयु में तो ये अभी उस तरीके से कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक सेना मतलब सेना नायक या फिर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो जो प्रधानमंत्री है इसका, ठीक है, प्रधानमंत्री जाने हम लोग। तो उसी तरीके से यहाँ पे उसका जो नाम है ख्वाजा जहां, ठीक है, ख्वाजा जहां प्लस महमूद गवां, ठीक है। तो जहां जो है उसका एक उपाधि है, हम लोग उसको नाम ही मान लेते हैं। तो इसका दो नाम यहाँ पे भी याद रखेंगे, ख्वाजा जहां और महमूद गवां, ठीक है। तो इसको कहीं जगह पे सेना नायक, प्रधानमंत्री या सेनापति कह करके भी बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोहम्मद तृतीय का सेनापति जो है ख्वाजा जहां या फिर मोहम्मद गवां, इसका काफी इंपॉर्टेंट है इसके समय काल में। देखिए ये जो है मोहम्मद गवां जो है यही उसके थ्रू पूरा शासक एक तरीके से शासन का मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य का एक तरीके से विस्तार करने में इसका बहुत ही मुख्य भूमिका रहता है, बहुत महत्वपूर्ण इसका यहाँ पे भूमिका रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो विजयनगर के जो शासक है विरूपाक्ष द्वितीय, इससे भी युद्ध करता है ये,
महमूद गंवा, और उससे गोवा और दाभोल इसको छीन लेता है। तो इसके समय काल में ये जो सेनापति है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में ये बातें याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि महमूद गंवा जो है वो बीदर में एक महाविद्यालय का भी स्थापना करता है, ठीक है। और महमूद गंवा जो है वो एक तरीके से बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री था, लेकिन उसका आगे चल करके उसका हत्या हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और कहानी की तरीके से समझाता हूँ कि जो ये मोहम्मद तृतीय जो है ये जो है मोहम्मद तृतीय जो है वो राजा है, ठीक है। इसका एक सेनापति यहाँ पे नियुक्त किया गया। क्यों किया गया है? सभी के रहते हैं, लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि ये 9 साल का है, अभी अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। तो ख्वाजा जहां या फिर महमूद गवाह इसका सेनापति है या फिर प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री है ये काफी होशियार समझदार रहता है, काफी योग्य रहता है। ये जो है बहमनी साम्राज्य को बहुत ज्यादा विस्तार करता है, आगे बढ़ाता है। विजयनगर के अंतर्गत जो शासक है विरूपाक्ष द्वितीय उसको पराजित करके गोवा और दाभोल को भी ये अपने शासन में मिला लेता है, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। बीदर में महाविद्यालय का भी स्थापना करता है। इस तरीके से एक एक तरीके से ये जो बहमनी साम्राज्य का एक मेन पिलर हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो अलग अलग प्रांत है या फिर सेनापति के अलावा प्रशासन में और भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या हो गया, धीरे धीरे कम होने लगता था। होगा ही वो, अगर कोई देखिए यहाँ पे एक चीज और जो है मैं भूल गया। ये जो महमूद गंवा जो है ये ईरानी व्यापारी था, ठीक है। तो ये ईरान से आया था, ठीक है, और ईरान से आकर के यहाँ पे जो पहले से ही ऑलरेडी किसी राजा के बहुत सारे शासक हैं, सेवक हैं, उनको इम्पोर्टेंस ना दे करके ख्वाजा जहां या फिर महमूद गंवा को डायरेक्टली प्रधानमंत्री बना दिया। हालांकि जो योग्यता है वो अलग बात है, और जो अपने लोग हैं उनका अलग बात होता है, ठीक है। तो वो लोग कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा इस बात के लिए थोड़ा सा रहता है ना कि बाहर से व्यक्ति आया और यहाँ पे इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, यानी कि राजा के बहुत करीबी बनते जा रहा था ये महमूद गंवा, ठीक है। तो लोग फिर षड्यंत्र करके जो है राजा के प्रति ही इसको भड़का देते हैं कि ये बहुत होशियार है, इतना ज्यादा विस्तार कर रहा है, साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। धीरे धीरे करके आपको ही राजा को मतलब भड़का देते हैं कि वो क्या है, आपको भी हटा देगा राजा के पद से। तो इस तरीके से होता है। लास्ट में क्या होता है कि जो महमूद जो मोहम्मद तृतीय है वो ही खुद महमूद गंवा को मृत्यु दंड की सजा दे देता है 1482 ईस्वी में। और इसका अगर इसका जो मृत्यु दंड इसको मिलता है उसके बाद से बहमनी साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है ये महमूद गंवा जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत, मोहम्मद तृतीय के अंतर्गत। तो ये हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये अपना अंतिम शासक है कलीमुल्लाह, ठीक है। कलीमुल्लाह का यहाँ पे चित्र देख सकते हैं कि हालांकि ये जो चित्र हैं ये वर्तमान के हैं, ठीक है। थोड़ा सा याद रखने के लिए मैं इस तरीके से रखा हूँ, ये काफी फेमस है ये। इनको मैंगो मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम जो है ये कलीमुल्लाह ही है इनका भी नाम, ठीक है। और ये जो आम है इनका आम का नाम भी देखिए यहाँ पे यूनिक है, सुष्मिता आम, अमित शाह आम, ठीक है। तो इस तरीके से ये आम उगाते हैं और आम का इनका काफी फेमस है इनका आम। तो इसलिए मैं यहाँ पे रख दिया हूँ ताकि जो बहमनी साम्राज्य है उसका अंतिम जो शासक है वो याद रहे, क्योंकि अंतिम शासक से प्रश्न यहाँ पे आया हुआ है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। बस लास्ट हो गया ये हमारा चैप्टर। कलीमुल्लाह जो है ये कलीमुल्लाह जो है बहमनी वंश का अंतिम शासक है। और इसके समय में जो बहमनी साम्राज्य है उसका पतन एंडिंग आ गया है। पतन होने के साथ साथ जो है ये जो बहमनी साम्राज्य है ये 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि 5 जो स्वतंत्र राज्य जो बने बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद से, पतन के बाद से, वो कौन कौन से थे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैप दिख रहा है आपको, बगल में मैप चित्र हर चीज है, सब पे ध्यान रखिएगा आप। देखिए यहाँ पे ये बरार पहला, यहाँ पे दूसरा अहमदनगर, ठीक है, तीसरा बीजापुर, चौथा बीदर,
पांचवा गोलकुंडा। तो ये जो है 5 राज्य धीरे धीरे करके पूरा शासक का ही शासन एक तरीके से कमजोर पड़ गया है, तो फिर धीरे धीरे करके अभी जितने भी छोटे छोटे राज्य होते हैं वो भी अपना अपना स्वतंत्रता ही चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंत में क्या होता है, 5 राज्यों में बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए 5 राज्यों को और अच्छे से देखते हैं यहाँ पे। बीजापुर का, ठीक है, तो सबसे पहले बीजापुर, ये है बीजापुर यहाँ पे। तो बीजापुर जो है वो आदिल शाही शासक के नाम से या वंश के नाम से जाना जाता है, और ये जो है 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह के द्वारा इसको स्थापना किया जाता है। अहमदनगर, अहमदनगर का निजाम शाही वंश, ठीक है, शासन कब है ये, 1490 ईस्वी। कौन है शासक, मलिक अहमद। बरार में इमाद शाही राज्य का स्थापना, ठीक है, और कौन करेगा, फतह इल्ला इमाद, फतह उल्ला इमाद। फिर गोलकुंडा, गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य, ये कुली कुतुब शाह, ठीक है। उसके बाद से बीदर, बीदर शाही ये राज्य की स्थापना होता है, और ये कब है, अमीर अली, अमीर अली बरीद के द्वारा किया जाता है 1526 ईस्वी में। तो इतना ज्यादा आपको अगर याद नहीं रखेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना आपको जरूर याद रखना है कि जो बहमनी साम्राज्य का पतन होने के बाद से किसके काल में बहमनी साम्राज्य का 5 प्रांतों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो कलीमुल्लाह के काल में 5 प्रांतों में से निम्नलिखित में से है या नहीं है, प्रश्न आता है। तो इसलिए कम से कम प्रांतों का नाम बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, तो इस तरीके से याद रख लेंगे। ठीक है, प्लस ये कलीमुल्लाह के बारे में और क्या याद रखेंगे, ये एक तरीके से अंतिम शासक था। तो हम लोग का ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसको देखते हैं यहाँ पे। देखिए बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था, इस तरीके से प्रश्न आ गया है। ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, एक और प्रश्न है यहाँ पे, किसने किसके शासन काल में बहमनी राज्य का 5 स्वतंत्र राज्यों में यहाँ पे बट गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जेपीएससी 2017 में इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, देखिए लास्ट में हम लोग देखने वाले थे। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लगा इसमें, हम लोग को ये समझना है, काफी जेन्युइन है ये। एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग काम करते हैं। काम में कुछ भी नहीं है, देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग का एजुकेशनल जो चैनल है, तो इसमें किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी गलत चीजें नहीं है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे भी है, ये अगर आप लोग काम करते हो तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। आपको इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है क्योंकि पूरा जेन्युइन है। मैं खुद इसमें काम किया, काम करने के बाद से इसको अच्छे से चेक किया। ठीक है, तब जा करके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसका जो इसका एप्लीकेशन है उसका लिंक भी नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जा करके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ उसमें क्या क्या होता है। देखिए जब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं ना, तो जब लॉगिन वगैरह सब चीज कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद से ये सामने इस तरीके से इंटरफेस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वॉलेट दिखता है, वॉलेट में जब चेक करेंगे, इसको टच करेंगे, तो ये इंटरफेस आता है। ठीक है, आपने कितना काम किया है, कितना आपको अमाउंट मिला है, वो सारी चीजें, ठीक है, अर्निंग क्या हुई है, तुरंत ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये देखिए मैं अभी चला रहा हूँ इसको, 15-20 दिन हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है, एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, किसी का हेल्प कैसे मैं बोल रहा हूँ इसको, कि अगर किसी को इसमें काम क्या है, पहले इसको बताता हूँ। जब वॉलेट आप करेंगे ना, तो उसके बाद से बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोलेगा, सारा चीज जो भी सब कर लेंगे। ठीक है, फिर जो भी अर्निंग होगा यहाँ से ट्रांसफर टू बैंक करेंगे, डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सब मेरा ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये सामने खुलेगा तो इसमें काम क्या करना है, देखिए यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए स्टार्ट सेलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे सी मोड लिखा हुआ है। जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये ब्रांड्स जो लिखा हुआ है ना, नहीं दिख रहा होगा आपको तो, ये देखिए, ये जो ब्रांड्स लिखा हुआ है, ये पूरा लाइन से है, ये सारी चीजें हैं जो है ना। यहाँ पे जो सामने में जो अमाउंट लिखा हुआ है, देखिए इसमें 200 रुपये लिखा हुआ है, कोटक बैंक में
₹310 लिखा हुआ है, ये आपका अर्निंग है। मतलब आप अगर एक अकाउंट किसी का ओपन कराने में हेल्प करते हैं, तो आपको ₹310 मिलेगा और ये तुरंत मिलता है, ठीक है? जैसे ही आपका मतलब तुरंत का मतलब है कि अगले का अकाउंट सक्सेसफुली कंडीशन के साथ खुल जाता है, तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी कस्टमर के लिए पूरा सिक्योर है। मैं कम से कम लगभग 8 या 10 अकाउंट मैं ओपन किया हूँ, प्लस ब्रांच में जाकर के भी अकाउंट को चेक करके भी देखा हूँ कि हाँ, सच में अकाउंट खुलता है कि नहीं खुलता है। तो मैं यहाँ से ऑनलाइन काम करके फिर बैंक भी गया था चेक करने के लिए कि जेन्युइन है कि नहीं है, तो ये पूरा जेन्युइन था। तो इसमें जब आप इसको जिसको भी आप चाहते हैं, इसमें से किसी को भी अगर उसका अकाउंट खोलना है, जैसे मान के चलो कोटक के लिए खोलना है, तो इसको आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको पूरा कंडीशन सामने दिख जाएगा, क्या-क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट होता है। प्लस उसी के बीच में एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को आप देखना है। आपको उसमें अच्छे से समझाएँगे कि आपको कैसे-कैसे ये जो अकाउंट है उसको ओपन करना है। ठीक है? कस्टमर को क्या-क्या बताना है, किस तरीके से समझाना है। बहुत अच्छे से आपको उसमें ट्रेनिंग देंगे, ट्रेन करेंगे, ठीक है? उसके बाद से आप अगले का हेल्प कर सकते हो और इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है, पूरा ₹0 में होता है ओपन। अगर किसी को यस बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन करना है, हर किसी के पास आज अकाउंट खोलना ही है, हर किसी को खोलना खोलना चाहते हैं, जिसके पास नहीं है वो खोलना चाहता है। तो यहाँ पे आपको ₹350 मिलता है, ठीक है? तो उसका आप यहाँ से हेल्प कर दिए और फिर वो आकर जब वो ऑनलाइन अपना पूरा प्रोसेस कर लेगा, फिर बैंक से जा करके अपना कार्ड और जो कार्ड है और पासबुक वगैरह सब वहाँ से ले सकता है। तो इसमें जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरा दिख जाएगा टर्म एंड कंडीशन क्या-क्या होता है। बहुत अच्छे से समझाया गया है। समझदार हैं आप, पढ़े लिखे हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है? वीडियो मिलेगा उसमें बहुत अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा कि क्या कंडीशन होता है, इसमें कैसे बनाना है, सारा सपोर्ट भी मिलता है। देखिए यहाँ पे एक माइक का ऑप्शन दिया हुआ है ये, इस तरीके से। इसमें आप कॉल करते हैं तो तुरंत यहाँ पे आपको ये जो एप्लीकेशन है उसका जो हेल्पलाइन नंबर है, तुरंत बात होता है। वहाँ से भी आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं। देखिए अगर कोई जुपिटर का अकाउंट खोलता है तो ₹600 मिलता है। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं केवल एग्ज़ाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ आपको। अगर कोई ना कोई किसी न किसी को क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, ठीक है? उसको अगर क्रेडिट कार्ड आप देखिए सबका अलग-अलग अपना कंडीशन है, ठीक है? लेकिन किसी के साथ कोई भी गलत नहीं है, कहीं पे भी। तो यहाँ पे अगर आप इसका अगर कोई चाहता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड उसको चाहिए, तो आप उसका थोड़ा-सा हेल्प कर दो, आपको ₹2050 तक का यहाँ से अर्निंग हो जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार से यहाँ पे इंडसलैंड बैंक, ठीक है? ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड्स दिख जाएँगे। सबको अच्छे से देखना है, उसका कंडीशन पढ़ना है, एलिजिबिलिटी देखना है, वीडियो देखना है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और दूसरे को भी उस तरीके से बता सकें। सारे टर्म एंड कंडीशन वगैरह सबको देख लेना है। एलिजिबल होता है अगला व्यक्ति तो उसके लिए इतना कर देना है, ठीक है? उसका अकाउंट जैसे कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई करता है, तो उसका खुद उसके एड्रेस पे बैंक जो है, पूरा आगे का काम बैंक का रहता है। बैंक खुद उसे उसके घर पे उसका जो एड्रेस जो उसमें डाला गया है, वहाँ पे पहुँचा देती है, ठीक है? तो इस तरीके से इसका काम है, काफ़ी अच्छा है, जेन्युइन है, कहीं पे भी आप किसी के साथ कोई गलत नहीं कर रहे हैं इसमें। हेल्प कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको जब भी आप पढ़ पढ़ ले रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते एक तरीके से माइंड स्ट्रेस हो जाता है, बोरिंग फील होता है, उस समय आप थोड़ा समय के लिए ये काम कर सकते हो, ठीक है? तो बस इतना ही है, अच्छे से आप समझ गए होंगे। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले नए चैप्टर के साथ और इसका जो है, इसका एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको यूज़फुल लगता है तो, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।